चेक जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स सीए के अंदर ये चैप्टर नंबर 9 है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और यही डीयू के अंदर जो हमारा बुक है जीएसटी एंड कस्टम लॉस, उसके अंदर ये लेसन नंबर 2 गिवन है हमारा, दैट इज अ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एंड फॉर योर सीए इंटर स्टूडेंट्स। ठीक है, इट इज चैप्टर नंबर 9 ऑफ योर जीएसटी बुक, जीएसटी मॉड्यूल। ओके, सो हम ये आज करेंगे रजिस्ट्रेशन। अगर किसी को भी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होता है तो कैसे कराएगा, कौन कौन लायबल है, कब होता है लायबल, और क्या क्या करना होता है इसके अंदर, हम वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन अगर हम करें, देखो बेटा, अंडर एनी टैक्सेशन लॉ, कोई सा भी टैक्सेशन लॉ, रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा फंडामेंटल है। ठीक है, ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हमें आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, आइडेंटिफाई करना होता है कौन पे कर रहा है टैक्स, कौन टैक्स पे कर रहा है, इंश्योरिंग टैक्स कंप्लायंस इन द इकोनॉमी, जिसकी वजह से टैक्स में कंप्लायंस हो, टैक्स की कंप्लायंस हो इकोनॉमी में। इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग जीएसटी कंप्लायंट। ठीक है, आपके पास फर्स्टली अगर आपको जीएसटी का कुछ करना है तो आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर तो करना पड़ेगा ना, तभी तो आप जीएसटी भर सकते हो, कर सकते हो। तो अंडर इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम विदाउट रजिस्ट्रेशन, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे, पर्सन कैन नीदर कलेक्ट टैक्स, ना ही वो कलेक्ट कर सकता है टैक्स, ना ही वो ले सकता है अपने कस्टमर से, और ना ही वो क्लेम कर सकता है कोई भी क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड बाय हिम, और ना ही वो क्लेम कर सकता है कोई भी क्रेडिट ऑफ टैक्स जो उसको मिल सकता था अगर वो रजिस्टर करवाता तो। इसलिए रजिस्ट्रेशन जो फंडामेंटली इम्प्लाइज ऑब्टेन करना है यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड। और जब हम अगर हम क्या कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, ऑब्टेन क्या होता है, हमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड। किसके द्वारा, टैक्स अथॉरिटीज देती है। ठीक है, क्या देती है हमें, UID, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देती है। In the GST regime, the registration ensures tax compliance and authorizes a person to collect tax from their customers and claim the ITC of taxes paid on inward supplies. Inward supplies यानी ऐसी supplies जो inward हो रही है, यानी हमारे पास आ रही है। एक होती है inward supply, होता है goods और services को supply करना। ठीक है, एक होता है inward supply, इसका चैप्टर है अलग से, लेकिन अगर मोटा मोटा नहीं सिखाया आपको तो ये थोड़ा सा शायद नहीं समझ में आए या इजी समझ आ जाए अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आएगा कि सप्लाई जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है इनवर्ड सप्लाई, एक होती है आउटवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई यानी कि हमारे पास सामान या सर्विस, गुड्स या सर्विस आ रहे हैं, इनवर्ड इज हमारे पास आ रहे हैं, हमें जो है पैसे देने हैं गुड्स और सर्विसेज के बदले। और आउटवर्ड सप्लाई क्या होती है, यानी हम जो है वो क्या है, हम दे रहे हैं गुड्स और सर्विसेज, हमारा बिजनेस है या जो भी है, हम दे रहे हैं और हमें पैसे उसके बदले मिलेंगे। अब अगर हमें पैसे मिल रहे हैं, वी आर द बिजनेस, तो हमें जो है फिर गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ेंगे। हमें कब देने पड़ते हैं जीएसटी, हमें कब देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, अगर हमारा आउटवर्ड सप्लाई होगा। तो मान लो आउटवर्ड सप्लाई है तो हमारा जीएसटी भी आउटवर्ड जाएगा, यानी कि जीएसटी भी हमें आउटवर्ड देना पड़ रहा है। और इनवर्ड में क्या होगा, हमें जीएसटी नहीं देना। क्यों नहीं देना, क्योंकि हम गवर्नमेंट को नहीं देना, हमें किसको देना है, जो जिससे हमने सप्लाई कराई, जो हमारा सप्लायर है वो देगा। ठीक है, जिससे हम सामान ले रहे हैं। Registration legally recognizes a person as supplier of goods or service or both and legally authorize him to collect taxes from his customer और पास करता है credit of taxes जो कि पे किए गए थे goods और services को सप्लाई करने के लिए purchaser या recipient को। He can claim input tax credit of taxes paid and can utilize the same for payment of taxes due on supply of goods and service। वो क्या कर सकता है, ITC इनकम टैक्स क्रेडिट को ले सकता है और यूटिलाइज भी कर सकता है उसी को। पेमेंट ऑफ टैक्स जब ड्यू होता है हमारा, हमने टैक्स नहीं दिया, उससे पहले पहले हम क्या करेंगे, हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन की वजह से एक सीमलेस फ्लो बन जाता है आईटीसी का सप्लायर के थ्रू टू रिसिपिएंट्स एट द नेशनल लेवल। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैक्स पेयर्स। जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन किसके बेसिस पे होता है, पैन बेसिस पे होता है। मतलब वी शुड हैव अ पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए हमारे पास। Registration is beneficial as it gives authorities for collect tax subject to certain conditions, और
इसलिए क्या, द रजिस्टर्ड पर्सन इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट बिड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि जीएसटी वो पैन बेस्ड है, तो सिंस रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी इज पैन बेस्ड, वंस अ सप्लाई इज लाइबल टू रजिस्टर, एक बार अगर वो लाइबल हो गया मतलब उसको अब जीएसटी करना ही पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा। अगर वो एक बार लाइबल हो गया, yes to obtain registration, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा इन ईच ऑफ द स्टेट्स एंड यूटी इन विच ही ऑपरेट, जहाँ जहाँ पे उसकी जहाँ जहाँ पे वो ऑपरेशन अपना कर रहा है, जहाँ जहाँ पे अपना बिजनेस कर रहा है, वहाँ वहाँ की उसको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी सेम पेन से। ठीक है, जहाँ पे सेम पेन से, सेम पैन कार्ड से, अपने पैन नंबर से वो क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन ले लेगा। ठीक है, अब जो जीएसटी में हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं वो ये नहीं कि हम स्पेसिफिकली अलग अलग जीएसटी के लिए लेंगे, मतलब कि स्टेट जीएसटी के लिए अलग लेंगे, हम सेंट्रल जीएसटी के लिए अलग लेंगे, नहीं। जीएसटी मतलब जीएसटी, उसमें सेंट्रल भी आ गया, स्टेट भी आ गया, आईजीएसटी भी आ गया, यूजीएसटी भी आ गया, सब आ गया। एक बार बस आपको रजिस्ट्रेशन कराना तब जीएसटी के अंदर हो जाएगा, उसके बाद आप सबके लिए लायबल हो जाए, सीजीएसटी हो, एसजीएसटी, यूजीएसटी, आईजीएसटी, कुछ भी हो। ठीक है, नाउ प्रोफेशनल एग्जाम्पल क्या आपकी फ्रॉम अ प्रैक्टिकल बुक कीपिंग परस्पेक्टिव, अगर हम बुक कीपिंग परस्पेक्टिव की तरह देखें, इंश्योरिंग टाइमली रजिस्ट्रेशन इज फर्स्ट क्रिटिकल कंट्रोल। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, टाइमली रजिस्टर करा लेना चाहिए, जब आप लाइबल हो तब के तभी रजिस्ट्रेशन ले लो। ठीक है, और एग्जामिनर्स ऑफन टेस्ट सिनेरियोज विद द बिजनेस फेल्स टू रजिस्टर इन टाइम रिजल्टिंग इन डिनायल ऑफ आईटीसी, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको आईटीसी, आपका इनपुट टैक्स रेट नहीं मिलता। ठीक है, आईटीसी क्या होता है, आईटीसी कब क्लेम करते हैं हम, एक बार बता देती हूँ, आपको पिछले वाले चैप्टर में बताया था। हमारा क्या है, मान लो हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री से सामान जाएगा होलसेलर के पास, होलसेलर से जाएगा रिटेलर के पास, रिटेलर से जाएगा कस्टमर के पास, कस्टमर के पास गया, यहाँ पे हमारा 100 रुपये की चीज़ थी, उसमें 10% का टैक्स लगना था, फिर 100 प्लस 10% पे फिर 10% का टैक्स लगता, तो ये जो 10% का टैक्स लग रहा है ये प्लस 10 रुपये का हमारा, मान लो कि इसमें हमारा काम हुआ, होलसेलर ने कुछ काम किया इस पे जिसमें 10 रुपये और लग रहे हैं, तो ये 100 प्लस 10% पे तो लगेगा ही, साथ में 10 रुपये पे भी लग रहा था। तो ये जो हमारा ये है ना, इस पर जो 10% हम दे रहे हैं तो बेफजूल के दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हम ऑलरेडी 100 रुपये पे तो दे चुके हैं, तो टैक्स ऑन टैक्स ना हो, तो इसलिए खाली जो एडिड है, वैल्यू एडिशन हुई है हमारी 10 रुपये की, खाली हम इस पर 10% देंगे, और इस पर भी हमें देना पड़ रहा है तो हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। आईटीसी का मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसके अंदर हमने जो टैक्स अगर इस पर पे किया है तो वो हमें वापस मिल जाएगा, दैट इज योर आईटीसी। अभी मोटा मोटा जान लो, नेक्स्ट चैप्टर में जब हम आईटीसी के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम क्लियरली बता देंगे क्या होता है। आईटीसी मोटा मोटा यही कि हमने जो एक्स्ट्रा पे किया है वो हमें वापस मिल जाएगा, और यहाँ से वो हम सेट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, जो हमें देना होता है और जो हमने दिया होता है, जो हमें नहीं देना चाहिए था फिर भी हमने दे दिया, उससे वो सेट ऑफ हो जाता है, हमारी लाइबिलिटी कम हो जाती है। Always check the exact date the liability threshold was closed to verify the accuracy of the accounting entries. Now हम पढ़ेंगे जीएसटी का सेक्शन नंबर 22 विच इज़ योर पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ऐसे कौन से पर्सन है हमारे जो क्या है, लाइबल है रजिस्ट्रेशन के, जिनको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा या पड़ता है। सबसे पहले बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब जिनकी लिमिट, जो हमने लिमिट दे रखी थी कि यहाँ तक ये हमने मतलब जीएसटी काउंसिल ने जहाँ तक फिक्स कर रखी है जीएसटी एक्ट में, ठीक है, कि इतनी लिमिट होगी तो आपको जीएसटी कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये लिमिट क्रॉस हो गई देन यू आर बीइंग लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन जीएसटी। ठीक है, तो अगर थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करें 22(1), थ्रेशोल्ड लिमिट की बात हो रही है अभी पहले, सबसे पहले। ठीक है, तो every supplier shall be liable to be registered under this act in state or UT from where he makes a taxable supply of goods or service or both। जहाँ पर भी वो क्या कर रहा है, मेक टैक्सेबल सप्लाई, जहाँ पे वो सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल सप्लाई, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो या दोनों की, वहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन कराएगा जीएसटी की। अगर उसका क्या हो जाए, अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर इज योर सेल्स, किसी भी चीज़ की, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो गुड्स हो, उसकी सेल्स को क्या, एग्रीगेट टर्नओवर को क्या फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड कर जाए स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड। अब ये पहले एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है और ये थ्रेशोल्ड कौन सा है, तो थ्रेशोल्ड ये रहा और एग्रीगेट टर्नओवर आगे आपका उसमें आएगा।
क्या बोलते हैं डेफिनेशंस आएगी उसकी, पढ़ेंगे कि व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर। तो अभी सबसे पहले एग्रीगेट टर्नओवर हमारी कितनी हो कि हमें जीएसटी कराने की जरूरत ना पड़े, और कितनी हो तो हमारे करानी ही पड़ेगी। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, कुछ एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, मतलब जीएसटी ने कुछ हमारी एक कैटेगरीज बना रही है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की। उनमें बहुत सारे स्टेट्स हैं, मतलब कुछ स्टेट्स हैं जिनको अलग से थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दी गई है, उनकी अलग से बात हो रखी है, और कुछ अदर स्टेट्स है उनकी बात हो रखी है। यानी कि कुछ स्टेट्स उनकी तो 10 लाख तक है कि अगर 10 लाख भी वो क्रॉस कर जाते हैं, उनकी थ्रेशोल्ड अगर 10 लाख से एग्रीगेट टर्नओवर उनकी 10 लाख से भी तब जब ज़्यादा हो जाती है तो उनको जीएसटी में लाइबल करना ही पड़ेगा। और बाकी सारे स्टेट्स में 20 लाख से ज़्यादा, यानी 10 लाख क्योंकि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 15 क्योंकि हमें 19 क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 20 लाख से क्रॉस कर गई, 20 लाख से जब बढ़ गई, तो यू हैव टू देन रजिस्टर इन जीएसटी। तो ये बात है। तो स्पेशल कैटेगरी के लिए 10 लाख है और अदर स्टेट्स के लिए 20 लाख है। अब आगे आपको थोड़ा सा हैवी लगने वाला है, थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन मैं 2-3 बारी आपको रिपीट करूँगी, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो यू कैन कमेंट, तो मैं आपको अच्छे से अलग से वीडियो यहाँ पर कमेंट में ही आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगी कि क्या है। देखो, हमने बोला कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है जिनकी थ्रेशोल्ड जो है वो 10 लाख रहेगी, और जो बाकी स्टेट्स हैं उनकी 20 लाख रहेगी। लेकिन अभी नहीं, लेटेस्ट अमेंडमेंट बोल सकते हैं कि अमेंडमेंट आई थी बीच में, उसमें क्या हुआ था अमेंडमेंट में, अभी तक तो 10 और 20 का था, ठीक है। अब बीच में आया रोल 40 लाख का, क्या 40 लाख का। इसमें क्या हुआ विद इफेक्ट फ्रॉम 2000, देख रहे हो कब आई थी अमेंडमेंट, 1/4/2019 में आई थी। जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो एनहांस हो गई थी 40 लाख से, मतलब 10 की भी रहेगी, 20 की भी रहेगी, और अब 40 लाख की भी रहेगी। देखो कैसे, 40 लाख किसके लिए, फॉर अ पर्सन हु इज एंगेज इन एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स, जो खाली सिर्फ और सिर्फ गुड्स की कर रहा है, ये नहीं कि वो सर्विसेज की कर रहा हो सिर्फ और सिर्फ, नहीं, उनके लिए नहीं है। जो गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए कर रहा हो उनके लिए भी नहीं, खाली खाली जो गुड्स में डील कर रहा है, दिस इज फॉर देम ओनली, ठीक है। दिस इंक्रीज लिमिटेड नॉट अवेलेबल फॉर, किसके लिए अवेलेबल नहीं है, दिस द पर्सन रिक्वायर्ड टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। एक आगे हम सेक्शन 24 पढ़ेंगे जिसमें उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है पर्सन को, ठीक है। उनके लिए नहीं है कि उनके लिए कंपल्सरी, वालों के लिए नहीं है कि 40 लाख देखोगे तो नहीं, आपको लेना ही पड़ेगा कंपल्सरी। द पर्सन इज एंगेज इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको। अगर आप ऐसे गुड्स है आपके पास जो कि स्पेशली लिख रखे हैं कि भाई इनको अगर आप कर रहे हो गुड्स या सर्विसेज इनकी दे रहे हो, तो आपका इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स एंड हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 40 लाख फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, पर्सन जिसने कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ले रखा है अंडर सेक्शन 24। सेकंड, पर्सन एंगेज इन सप्लाई ऑफ कौन सा, आइसक्रीम, अगर उनके पास आइसक्रीम है, कोई भी एडिबल आइस, कोई भी एडिबल आइस, वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको। अगर इसकी पूरी मैं लैंग्वेज लिखूँ, खाली जो इसने आइसक्रीम लिख रखा है इसका पूरा का पूरा बी पार्ट, जैसे ए ये है, बी ये है, तो बी में हम पूरा का पूरा क्या लिख सकते हैं कि पर्सन एंगेज, मैं इसका लिख के डालती हूँ, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे को जगह दिखी कहीं पे, कहाँ पे लिखूँ मैं जगह, हाँ यहाँ पे है, देखो। तो हम क्या लिखेंगे, कौन कौन इंक्लूडेड नहीं है, एक तो वही परमानेंट जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन वाला अंडर सेक्शन 24 वो, और बी में हम क्या लिखेंगे, पर्सन, ठीक है, एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाईज, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए लिख लो, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, ठीक है, अदर एडिबल, कोई भी दूसरी अगर खाने वाली चीज, बर्फ वाली चीज हो, मान लो बर्फ गोला, वो, वेदर उसके अंदर क्या हो, कंटेनिंग कोको, चाहे उसके अंदर कोका हो या नहीं हो, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो थ्रेशोल्ड में नहीं आएगा। सेकंड इसी में ही है पान मसाला, जो कि लिखा हुआ भी था, पान मसाला। एंड थर्ड इज योर ऑल गुड्स ऑफ चैप्टर 24। अब चैप्टर 24 में है क्या, दैट इज टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको, ठीक है।
कौन कौन सी बी पार्ट में कौन कौन सी चीजें हैं जो नहीं आएंगी, एक्सेप्शन किस किस चीज की, एग्जाम्पशन किसको है, पर्सन रिक्वायर्ड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24, पर्सन मेकिंग सप्लाईज ऑफ आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर नॉट कंटेनिंग कोकोआ, सेकंड पान मसाला, थर्ड ऑल द गुड्स ऑफ चैप्टर 24 दैट इज अ टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको। उसके बाद आगे इनके अलावा और कौन कौन सी चीजें देखो, थर्ड ये हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है। और भी द पर्सन वॉलेंटरली ऑप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन, जिसने अपने आप स्वयं बोला है भाई मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन चाहिए, जिसकी थ्रेशोल्ड कंप्लीट हुई हो नहीं हुई हो, लेकिन मतलब कंप्लीट हुई हो तो चाहिए ही हो, मतलब उसको कंपल्सरी लेना पड़ेगा, लेकिन उसकी नहीं हुई हो थ्रेशोल्ड ऊपर, अभी थ्रेशोल्ड में ही आ रहा, फिर भी उसने वॉलेंटरली अपने आप बोला है कि मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है, ठीक है। द पर्सन ऑपरेट्स इन सर्टेन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, अगर वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में तब भी उनको नहीं माना जाएगा। और इसके अंदर आप लिखो फ्लाई ऐश ब्रिक्स एग्रीगेट्स एंड ब्लॉक्स, जो फ्लाई ऐश होती है उससे रिलेटेड चीजें भी हों, चाहे ब्रिक्स ब्रिक्स बना रही हो, ईंटें बना रही हो, एग्रीगेट्स हो या कोई भी ब्लॉक, वो brick of fossil meals और similar silicious earth, बिल्डिंग ब्रिक्स, अगर बिल्डिंग ब्रिक्स हो वो भी, और अर्दन और रूफिंग टाइल्स हो वो भी, ये सब भी इंक्लूड नहीं होते। अगर वो पर्सन क्या कर रहा हो, सप्लाई कर रहा हो आइसक्रीम की, एडिबल आइस की, चाहे उसके अंदर कोको हो ना हो, पान मसाला, कोई और भी गुड्स हो जो टोबैको मैन्युफैक्चर टोबैको सब्सटीट्यूट में हो, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ब्रिक लिखती बात है, ब्रिक ऑफ फॉसिल मील्स, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना, फॉसिल मील्स, यहाँ सिमिलर सिलीशियस अर्थ, और यहाँ पे लिखो बिल्डिंग ब्रिक, बिल्डिंग ब्रिक्स, और अर्धन, अर्धन और रूफिंग टाइल्स, नोट बना रहे हो तो लिखते जाओ बेटा, टाइल्स, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ये सारे आपके कहा गए पर्सन एंगेज इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ ये, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, पर्सन जिसने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले रखा है एक वो हो जाएगा, और पर्सन जो ऑपरेट कर रहा है स्पेशल कैटेगरी स्टेट से, जो कि क्या होते हैं, जो इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा हो, ठीक है। इंट्रा स्टेट सप्लाई कर इन द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, उत्तराखंड, सिक्किम, तेलंगाना, पुडुचेरी एंड स्पेशल कैटेगरी वाले जो 22 वाले थे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। Interstate supplies of goods are nevertheless liable to compulsory registration and are already covered in exception A above, ठीक है। अगर आप इंटर स्टेट, इंट्रा की नहीं बात हो रही, अगर आप दिल्ली के दिल्ली में ही कर रहे हो तो नहीं, अगर आप इंटर स्टेट कर रहे हो, दिल्ली से हरियाणा कर रहे हो या कोई भी दो स्टेट्स में अगर आप कर रहे हो, वो आपका कवर होता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में, तब तो आपकी चाहे थ्रेशोल्ड कोई भी हो, आपको रजिस्ट्रेशन लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो, ठीक है। आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो, जितने का भी सामान मंगवा रहे हो, नहीं मंगवा रहे हो हमें नहीं मतलब, यू हैव टू कंपल्सरली रजिस्टर योरसेल्फ इन जीएसटी, तो ये थोड़ा सा है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको नहीं याद हो रही आपकी कि स्पेशल कैटेगरी वाली है क्या, अब इसमें 10 कौन से 20 कौन से, हमने बोला कि 40 में ये नहीं होते, 40 में खाली एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स उनके ही होंगे, तो एक बार में अगर क्लियर करना है आपको कि कौन से 10 में है, कौन से 20 में है, कौन से 40 में है, क्या है, तो उसका भी मैं आपको चार्ट एक बनवा दूँ, इसमें तो नहीं होगा, मैं ही बनवा देती हूँ, ठीक है। मैं ही आई विल जस्ट, देखो हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, ओके, 1 मिनट। सो देखो अब मैंने इसमें क्या किया कि थ्रेशोल्ड लिमिट है स्टेट की, ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ स्टेट्स ऑफ यूटी, जिसमें मैंने इसमें 3 कैटेगरीज बना दी, ठीक है, आपको आसानी होगी समझने में, जिसको नोट डाउन करना है दे कैन नोट डाउन ऑल्सो। सबसे पहले है जो 10 लाख का हमारा थ्रेशोल्ड है, जिसके अंदर गुड्स भी आएंगी, सर्विसेज भी आएंगी, और गुड्स और सर्विस दोनों आ रहे हैं, ठीक है, समझो क्या, स्टेट्स विद थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹10 लाख फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स एंड और सर्विस, जिसमें उनका दोनों, ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं जिनमें थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख है, गुड्स के लिए भी सर्विस के लिए भी, और दोनों कर रहे हैं, वो भी कौन कौन सी, देखो सबसे पहले आपका है मणिपुर, मणिपुर
दूसरा है मिजोरम और नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, ये आपकी 4 स्टेट्स हैं। कौन कौन सी? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, जो जिसमें 10 लाख की थ्रेशोल्ड हुई। अगर 10 लाख से बाहर चले गए तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, चाहे आप खाली गुड्स के हो चाहे आप खाली सर्विसेज के हो, या दोनों दे रहे हो, सप्लाई कर रहे हो तभी। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट, जिसके अंदर क्या हो, थ्रेशोल्ड 20 लाख की थोड़ी सी बढ़ जाती है कि अगर 20 लाख से ज़्यादा हुआ तभी आपको जो है रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, चाहे आप गुड्स की कराओ, मतलब चाहे आप गुड्स हो चाहे आप सर्विस कर रहे हो या दोनों कर रहे हो। ठीक है, कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले हैं एपी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर है एक मेघालय, फिर है एक सिक्किम, उत्तराखंड, यूके ऑफ इंडिया, पुडुचेरी, और तेलंगाना। ठीक है, फिर उसके बाद कौन कौन सा आ गया? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी और तेलंगाना। उसके बाद ऐसे स्टेट जिनके अंदर या तो गुड्स और सर्विस होती हो तो 20 लाख है। ठीक है, सेम सेम देखो, 20 लाख है किसके लिए? गुड्स और सर्विस के लिए, और खाली सर्विस है उसके लिए भी 20 लाख। लेकिन खाली अगर आप गुड्स कर रहे हो तो अगर आपका 25 लाख भी हो गया तब भी आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर 30 लाख हो गए तो भी आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। 35 लाख हो गए तो भी रजिस्ट्रेशन कराना, 40 लाख हो गए तो भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन 40 लाख 1000 हो गया, मतलब 40 लाख से ऊपर हो गया तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है। वो कौन से स्टेट्स हैं? JNK, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और कौन सी आपकी? असम, आपको असम में, HP हिमाचल प्रदेश में, और 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 ऑल अदर स्टेट्स। बाकी सारी स्टेट जितनी भी बची है जो यहाँ पे नहीं मेंशन, सारी की सारी स्टेट्स इसमें ही आएंगे। अगर गुड्स हैं खाली तो आपको 40 लाख से ऊपर होगा तभी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन मिलेगी। दिस इज योर टेबल। ठीक है, पूरी तो थ्रेशोल्ड लिमिट और स्टेट्स एंड यूनिटी 10 लाख गुड्स और सर्विसेज के लिए, गुड्स एंड और सर्विसेज मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, MMNT। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी 20 लाख चली तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना। और अगर वैसे है 20 और 40 में है तो जम्मू एंड कश्मीर, असम, HP और बाकी सारी स्टेट्स आपकी आ जाएंगी। ठीक है, देखो हेयर इट इज ऑल्सो गिवन अ मेमोरी ट्रिक। MMNT, Manipur, Mizoram, Nagaland and Tripura. If the supply is located here, the limit is strictly 10 lakhs. ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एग्जाम फोकस देखो असम है। ठीक है, क्या है आपके पास? कौन सी स्टेट दे रखी है? असम। असम में, असम याद करो कौन सी में था असम? असम आपका था 3rd नंबर पे, यहाँ पे आता था असम। जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश, बाकी सारे, जिसमें 20 लाख था फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और सप्लाईज के लिए, और 40 लाख थे पे गुड्स ओनली के लिए। देखो एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ टॉयज यानी गुड्स आ रहा है, यानी कि 40 लाख का थ्रेशोल्ड आ गया। असम सप्लाई ऑफ पान मसाला जो स्पेशल रिकॉग्नाइज्ड वाली एक्सेप्शन ऑफ 40 लाख रूल, उधर 40 लाख नहीं चलेगा, उधर 20 लाख वाला ही लगाना पड़ेगा। आइसक्रीम, गोला, पान मसाला और भी चीज़ें थी बहुत सारी। सिक्किम, सिक्किम आपका आता है सेकेंड वाले में, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना। तो सिक्किम में एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई, अब इसमें जो मर्जी हो, सिक्किम में तो 20 लाख ही रहेगी। त्रिपुरा, त्रिपुरा आपका फर्स्ट वाले में आता है MMNT में, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, तो उसमें 10 लाख से रहेगी कुछ भी रहे। MMNT स्टेट, सप्लाई ऑफ बोथ टैक्सेबल एंड गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे यहाँ पे गुड्स ओनली होता या आपका सर्विस ओनली ही होता तब भी 10 लाख आता। सेम हेयर, और पान मसाला में तो 20 लाख का, क्योंकि 40 लाख से एक्सेप्शन हो जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, विच इज़ सेक्शन नंबर 22(3) एंड 22(4). ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस को हमें ट्रांसफ़र करना हो तो क्या होता है?
विद इफेक्ट। देखो सक्सेशन होते हैं, ट्रांसफर होता है गोइंग कंसर्न का, तो ट्रांसफर या सक्सेसर को वो लाइबल होते हैं। ट्रांसफर एक होता है ट्रांसफर, एक होता है ट्रांसफर ही कौन, जिसको वो बिजनेस मिल रहा है, तो जो मिल रहा है वो लाइबल होगा उस रजिस्टर कराने के लिए जीएसटी में, वो ट्रांसफर या सक्सेशन जो भी हो रहा है। उसके बाद उसकी डेट जब आएगी विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर और सक्सेशन, वो लाइबल होगा कौन, सक्सेशन या ट्रांसफर ही वो लाइबल होगा जीएसटी में रजिस्टर कराने के लिए। और अगर एमेलगमेशन या डीमर्जर है, चाहे हाई कोर्ट करा रहा हो चाहे उसको ट्रिब्यूनल बोल रहा हो कराने के लिए, तो या दो और मोर कंपनीज जो हैं वो बाय ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल अगर ट्रांसफर हो रही हो, वो लाइबल होगी किसके लिए, रजिस्टर करवाने के लिए। किसको, कौन लाइबल होगा, ट्रांसफर जिसको मिल रहा है वो कंपनी। और कब होएगी लाइबल, ऑन द डेट ऑन विच रजिस्ट्रार जो कंपनी का है वो इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन गिविंग इफेक्ट टू सच इफेक्ट। हमने पढ़ा क्या क्या कि सेक्शन 22 में ये पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन में क्या आता है, सबसे पहले कि थ्रेशोल्ड लिमिट अगर उसने क्रॉस कर दी। सेकंड, अगर ट्रांसफर हो रहा है बिजनेस का, यानी कि द बिजनेस कैरिड ऑन बाय टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इज ट्रांसफर्ड वेदर ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन, चाहे सक्सेशन हो या किसी और तरीके से भी, टू अनदर पर्सन अगर हो रहा है, वो ही लाइबल होगा। कौन लाइबल होगा, द पर्सन एज गोइंग कंसर्न, जो ट्रांसफर या सक्सेसर है वो ही लाइबल होगा रजिस्टर कराने के लिए विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर और सक्सेशन। ट्रांसफर और चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द बिजनेस इंक्लूड ट्रांसफर और चेंज इन द ओनरशिप ऑफ बिजनेस ड्यू टू डेथ ऑफ द सोल प्रोप्राइटर। अगर डेथ हो जाती है सोल प्रोप्राइटर की भी, वो भी वही बात होगी। और अगर अमेलगमेशन है तो नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 एंड 3 जो दे रखा था उसके अंदर, ट्रांसफर परसुएंट टू सैंक्शन ऑफ स्कीम और अरेंजमेंट फॉर अमेलगमेशन द केस में भी डी मर्जर या तो हो रहे दो या दो से ज्यादा कंपनीज का, या मर्जर हो रहा है चाहे वो ऑर्डर हो हाई कोर्ट का, ट्रिब्यूनल का, अदरवाइज ट्रांसफर ही लायबल होगा रजिस्टर के लिए। ट्रांसफर ही होगा रजिस्टर के लिए, रजिस्टर ऑफ द कंपनी जब इशू कर देगी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग गिविंग इफेक्ट ऑफ सच ऑर्डर। और एक होता है, हमने तीन पढ़ लिया ना, सक्सेशन पे, अमेलगमेशन पे, और जब थ्रेशोल्ड हो गया तो आप लाइबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। एक होता है आपका, अलग पॉइंट बना लेती हूँ, 2.3 विच इज माइग्रेशन ऑफ पर्सन, माइग्रेशन ऑफ पर्सन सेक्शन 22(2). ठीक है, इसमें क्या होता है, every person who on the day immediately preceding the appointed day is registered or holds a license under an existing law shall be liable to be registered under this act if with the effect from the appointed day। जब भी उसको अपॉइंट किया जा रहा है, जिस दिन से भी उसको अपॉइंट किया जा रहा है, उसके प्रीसीडिंग डे से, उसके एक दिन पहले से ही ये वो लाइबल होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा फ्रॉम दैट डेट। कौन सी डेट, प्रीसीडिंग डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। Every person who on the day immediately preceding the appointed day is registered or holds a license, यहाँ पे उसका लाइसेंस होना चाहिए किस चीज़ का, कोई से भी एग्जिस्टिंग लॉ में, shall be liable to be registered under this act with effect from the appointed day। अब मैं बोल रही हूँ बार बार कि एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से ऊपर हुई तो, 20 लाख से ऊपर हुई तो, 40 लाख से ऊपर हुई तो, पर एग्रीगेट टर्नओवर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, होता क्या एग्रीगेट टर्नओवर, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। तो दिस इज हेवीली टेस्टेड कॉन्सेप्ट। एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस फॉर पर्सन हैविंग सेम पेन। ठीक है, जिनका सेम पेन है वो ऑल इंडिया पे होता है, चाहे अब यार इंडिया में से बनेगा, छोड़ो, दिल्ली में इसकी टर्नओवर है 6 लाख, और मुंबई या महाराष्ट्र लिख रहे, तो महाराष्ट्र में इसकी है 20 लैक्स। तो मैं इसको ये नहीं बोलूँगी कि 6 लैक्स से अलग गिना और 20 लैक्स से अलग, अगर ये सेम पेन में होंगे, सेम पेन में रजिस्टर्ड होंगे, तो इनको 26 माना जाएगा। ठीक है, पहली बात। उसके बाद एग्रीगेट टर्नओवर में क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या इंक्लूड होता है, इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई, ऑल आउटवर्ड सप्लाई, जो भी हमने सेल की वो आउटवर्ड सप्लाई की, जिसके अंदर टैक्सेबल सप्लाई वगैरह, चाहे उस पर टैक्स लगता हो, चाहे वो एग्जेम्प्ट हो, एक्सपोर्ट किया हमने कुछ बाहर, इंटर स्टेट सप्लाई की हो सेम पेन में, सप्लाई मेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, अगर हमारा प्रिंसिपल एजेंट का कुछ है चक्कर, तो अगर हमने एजेंट हम बने और प्रिंसिपल का कुछ बेचा है, सप्लाई मेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, वो भी इंक्लूड होगा। एक्सपोर्ट्स भी इंक्लूड होंगे, इंटरस्टेट अगर सेम पेन में तो भी इंक्लूड होगा, इंट्रा तो होगा ही। एग्जेम्प्ट सप्लाईज अगर वो एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लग रहा, वो फिर भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा।
क्या इंक्लूड नहीं होगा? जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा, जीएसटी नहीं आता एग्रीगेट टर्नओवर में, सेस नहीं आता, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई अगर हमने कुछ खरीदा है तो वो नहीं आता, ऑन विच टैक्सेस पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, चाहे उसको हमने आरसीएम में दे रखा हो तब भी। आरसीएम क्या होता है? रिवर्स चार्ज, रिवर्स, आरसीएम इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये आगे आएगा आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है। वैसे अगर मोटा मोटा बताना हो तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं अभी तक क्या बोलती आ रही हूँ, क्या बोलती आ रही हूँ कि जैसे आई हैव अ बिजनेस, आई हैव अ कैंडी शॉप, ठीक है, और मेरा एक कस्टमर आया, उसने मुझे पेमेंट करी, ठीक है, फॉर अ कैंडी, प्लस उसने मेरे को जीएसटी दिया, ठीक है। अब ये जो जीएसटी है ये मैं दे रही हूँ गवर्नमेंट को, ठीक है। अब यहाँ पे जरूरी मतलब कैंडी के लिए तो नहीं, बट अगर मैं किसके लिए लूँ, किस कुछ मान लो, चलो कोई भी एक एक्स चीज़ है जो मैं दे रही हूँ, अब उसमें क्या है, मैंने इसको दे तो दिया, ठीक है। अब ये था बिजनेस, बी टू बी सेल्स हो रही है, बिजनेस टू बिजनेस सेल्स हो रही है, ठीक है, डील हो रही है हमारी बी टू बी, बी टू सी नहीं हो रही, बिजनेस टू बिजनेस हो रही है, ये एक बिजनेस है, कॉर्पोरेट एंटिटी है। इसने क्या किया, मैंने इसको अपनी एक्स चीज दी, मान लो कैंडी ही दे दी, चलो कैंडी दे दी, कैंडीज दे दी होलसेल में, जैसे कि दे दी बिजनेस को, चलो मैंने दे दी। अब ये मुझे पैसे देंगे, ये खाली मुझे क्या करेंगे, खाली कैंडी के पैसे देंगे, क्या करेंगे, खाली कैंडी के पैसे देंगे। जो जीएसटी है ना, जीएसटी, ये कहेंगे हम खुद दे देंगे गवर्नमेंट को, हम खुद दे देंगे गवर्नमेंट को। कोई कोई कहीं कहीं पे आरसीएम भी लगता है, और वो कहाँ पे लगता है, इट हैज़ अ डिफरेंट चैप्टर, आरसीएम से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अलग चैप्टर है, वहाँ पे हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पर ऐसा होता है कि जो कस्टमर है हमारा वो खुद ही कहता है कि खुद ही कहते हैं उसी को देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को पैसे, तो वो होता है रिवर्स चार्ज, वहाँ पे रिवर्स हो रहा है ना, वहाँ पे वो खुद ही दे देगा। नहीं तो जनरली क्या होता है, हम देते हैं तो वो ठीक चल रहा होता है, लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो वो सब इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। जो इनवर्ड सप्लाई जिसमें हमें पे करना हो टैक्स, ठीक है, ऐसी कुछ चीज थी, हम कस्टमर थे लेकिन यहाँ पे हमें ही गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, हम कस्टमर के बावजूद हमें गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, तो वो जो हमने गवर्नमेंट को पे किया ना टैक्स, वो उस टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा, ये कह रहे हैं। जॉब वर्कर कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है, जॉब वर्कर क्या होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क, अगर हम गुड्स को सप्लाई करें जॉब वर्क होने के बाद, बाय रजिस्टर्ड जॉब वर्क शैल बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल एंड इट्स वैल्यू शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर बाय द रजिस्टर्ड जॉब वर्कर। ये सिंपली ये कहना चाह रहे हैं, अगर प्रिंसिपल एजेंट है तो यहाँ पर जो जॉब वर्कर होगा, जो काम कर रहा होगा फॉर द प्रिंसिपल, उसकी टर्नओवर में वो मत गिनना, प्रिंसिपल के टर्नओवर में गिनना, ठीक है, कि उसने सेल्स करी है, उसकी टर्नओवर है वो, जॉब वर्कर की टर्नओवर नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक इलस्ट्रेशन दे रखी है जिसके अंदर आपको एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन करनी है, आपको वेरी इंटरेस्टिंग कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मिस्टर कमल, जो गुजरात हैं उनके आपको टर्नओवर गिननी है, ठीक है। देखते हैं कि आपको समझ में आया नहीं आया कॉन्सेप्ट, कि कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी और कौन कौन सी नहीं होंगी। देखो बड़ा कर दो थोड़ा, सो दैट हम खुद बता सकें कौन सी इंक्लूड होगी और कौन सी नहीं होगी। देखो सबसे पहले आपका है सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज यस इट विल बी इंक्लूडेड, एग्जेम्प्टेड, हाँ एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जेम्प्टेड भी इंक्लूड होते हैं। इनवर्ड तो होता ही नहीं, हमेशा आउटवर्ड वाला होता है, आपके आपने अगर कुछ खरीदा तो वो आपकी सेल्स थोड़ी ना हो जाएंगी, तो वो टर्नओवर में नहीं होगी, चाहे आपने रिवर्स चार्ज भी लियो चाहे जैसे मर्जी लियो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो 2 लाख विल बी इंक्लूडेड, 10 लाख विल बी इंक्लूडेड, 3 लाख नहीं होगा। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस टू हेड ऑफिस इन गुजरात, चाहे आपने अपने किसी भी ब्रांच को किया, इट विल बी एग्रीगेट टर्नओवर, बेशक आपके पास पैसे नहीं है, अपनी ब्रांच को किया है, लेकिन फिर भी वो टर्नओवर माना जाएगा, ठीक है। सप्लाई ऑफ, ये एक इंपॉर्टेंट है कि आपकी ब्रांच में गया हो तब भी मानते हैं, आपने चाहे कंसिडरेशन में लिया हो या नहीं लिया हो। सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स की अगर हम टैक्स नहीं हो रहा है जो, फिर भी हम सप्लाई करें तो इट विल ऑल्सो बी योर सेल्स। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी इंक्लूडेड, 2 lakh, 10 lakh, 12 lakh, 50 and 50, 1 lakh and 325, which will be converted 1625, okay, 1625 आपका आ जाएगा। इंक्लूडेड, ये नॉट इंक्लूडेड, कंक्लूजन क्या बोलेंगे, 1625 है जो कि 20 और 40 लाख की थ्रेशोल्ड से कम है, क्योंकि ये गुजरात है, ये उनमें नहीं आएगा, ये लास्ट थर्ड वाली कैटेगरी में आएगा, तो ये 20 और 40 लाख से कम है, तो इसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद
पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जिसको जो लाइबल नहीं होता रजिस्ट्रेशन के, जिसको नहीं भी लिया अगर रजिस्ट्रेशन जिसने, तो कोई बात नहीं, वॉलेंट्री ले रहे बात अलग है, लेकिन अगर उसने नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन लाइबल है नहीं, और सेक्शन नंबर 23। सबसे पहले होली एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल। देखो बेटा, अगर वो पूरा का पूरा ऐसा सामान बेच रहा है, ठीक है, या सर्विसेज दे रहा है जो एग्जेम्प्ट है, जिनमें टैक्स नहीं लगता, नॉन टैक्सेबल है, या वो एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखे, उन पे जीएसटी देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो है तो उनको रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप फिर बोलोगे मैम ऊपर जो है यहाँ पर भी तो एग्जेम्प्टेड गुड्स थे, यहाँ पे तो आपने मतलब अगर यहाँ पे टर्नओवर ज़्यादा होती तो क्या जीएसटी देते? तो हाँ देते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बोला होली, यानी कि अगर वहाँ पे टैक्सेबल गुड्स एक भी होता, चाहे 1 रुपये का भी बेच रहे होते, तो वहाँ पर भी आपका ये नहीं आता कि वो नॉट लाइबल, फिर वो लाइबल होते। लेकिन यहाँ पर टैक्सेबल गुड्स भी हैं, यहाँ पर देख रहे हो आप, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज भी हैं, सब कुछ टैक्सेबल वाला भी है साथ में, ठीक है। इसलिए जो एग्जेम्प्टेड गुड्स है इनका कोई लेना देना नहीं है कि ये मतलब आपके लिए नॉट सेक्शन 23 में आएगा, नहीं, सेक्शन आपका 22 में ही आएगा। यहाँ पे 23 में क्यों आता, कब आएगा? अगर वो होली एग्जेम्प्ट है, नॉन टैक्सेबल, अगर पूरे के पूरा वैसे गुड्स सर्विसेज दे रहे हो, तो जो होली एग्जेम्प्ट है या नॉट लाइबल है, तो पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स एंड और सर्विसेज नॉट लाइबल टू टैक्स और होली एग्जेम्प्ट इन द टैक्स, दैट इज ओनली पर्सन नॉट लाइबल फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 23। Any person engaged exclusively in the business of supplying goods and goods, this. सेकेंड है एग्रीकल्चरलिस्ट, ठीक है। एग्रीकल्चरलिस्ट मतलब कि एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर करते हैं, जो फार्मर्स वगैरह होते हैं, वो भी क्या है? नॉट लाइबल टू फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी अंडर जीएसटी, ठीक है। एंड एग्रीकल्चरलिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड इज नॉट लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ लैंड से तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है। द टर्म एग्रीकल्चरलिस्ट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 27, ठीक है, 27 में आपका डिफाइंड है। पर 27 एज एन इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, 27 में आपके डिफाइंड है क्या? एग्रीकल्चरलिस्ट, जिसमें क्या है आपका, यहाँ वो इंडिविजुअल हो या वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हो, जिसने कल्टीवेशन ऑफ लैंड ले रखा हो। कोई बिजनेस वगैरह नहीं चाहिए तो बिजनेस हो जाएगा, वो कोई एंटिटी वगैरह नहीं होनी चाहिए, तो वो इंडिविजुअल है। जो एग्रीकल्चरलिस्ट है, एग्रीकल्चर में है, फार्मर है, या फिर वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हो, एचयूएफ में हो, उसका एचयूएफ हो जिसमें वो काम कर रहा हो, जो क्या कर रहा हो? कल्टीवेशन ऑफ लैंड कर रहा हो, या तो बाय ओन लेबर या फैमिली लेबर है, यानी लेबर ऑफ फैमिली से बिलोंग करता है वो, या फिर बाय सर्वेंट और वेजेस पेबल इन कैश और काइंड, और बाय हायर्ड लेबर अंडर पर्सनल सुपरविजन ऑफ अदर पर्सनल सुपरविजन ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी हायर्ड सर्वेंट जो होता है, यानी खेत किसी और का है, फार्म किसी और का है, और वो काम कर रहे हैं एज अ फार्मर उधर, तब भी वो जीएसटी के लायबल नहीं है, ठीक है। तो एज अ सर्वेंट कर रहे हो, या खुद का हो या फैमिली का हो, तो उनको भी लायबल नहीं है। होली भी और होली एग्जाम्प्ट, नॉन टैक्सेबल, उनको लायबल नहीं है। एंड द थर्ड वन इज पर्सन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने बोल दिया इन बंदों को कोई ज़रूरत नहीं है जीएसटी लेने की। सबसे पहले पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाईज, जो खाली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे सप्लाई ले रहे हो, जिनका खाली वही हो कि हमें नहीं देना जीएसटी, हम तो अपने कस्टमर से ही दिलवा देंगे, हमारा बिजनेस है, लेकिन हम फॉल करते हैं आरसीएम में, तो हमारा जो कस्टमर है, चाहे वो B2B होते हैं स्पेसिफिकली, तो वो हैं, या B2G हैं, जैसे भी हमारा B2B मान लो, चलो B2B है, ठीक है। तो उनको B2B में इन सामने वाले को, हमारे कस्टमर को देना पड़ेगा जीएसटी, तुम्हें गवर्नमेंट को, हमें नहीं देना, तो यू आर नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, ठीक है। तो पर्सन ओनली एंगेज इन मेकिंग सप्लाईज, ठीक है, किस चीज़ में? ओनली ऑन आरसीएम सप्लाईज। उसके बाद पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल सर्विस अप टू 20 लाख, अगर जो पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा हो टैक्सेबल सर्विसेज की, लेकिन 20 लाख तक, एक तो इंटर कर रहा है, इंटर कर रहा है, स्टेट टू स्टेट कर रहा है, और वो भी सप्लाईज की, वो भी टैक्सेबल सप्लाईज की, लेकिन अगर 20 लाख तक कर रहा है तब भी आपको ज़रूरत नहीं है। अब
आप यहाँ पे बोलो कि मैम 20 लाख से आपने बोला है कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20 लाख से तक है तो आपको ना जीएसटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन हमने ना मैम 3 पढ़े थे, एक तो पढ़े थे 10 लाख के, एक पढ़े थे 20 लाख के, एक 40 लाख के। तो ये 10 लाख वाले में तो गुड्स और सर्विसेज था, तो यानी कि हमें इसमें जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं है क्या? सुनो, the person making interstate supplies of taxable services and having an aggregate turnover to be computed on all India basis, पूरे इंडिया बेसिस पे लेंगे, not exceeding an amount of 20 lakh rupees in a financial year have been exempted from obtaining compulsory registration। आपको compulsory registration लेने की जरूरत नहीं है, but however aggregate value of such supplies, अगर इन supplies की aggregate turnover computed on all India basis should not exceed rupees 10 lakh in case of special category state। लेकिन अगर तुम स्पेशल कैटेगरी में वो MMNT पे MMNT के हो तो अगर 10 लाख से ऊपर हो रही है then you are eligible, you have to take GST registration। ठीक है, 10 लाख से नीचे है तब तक ठीक है, 10 लाख से ऊपर MMNT में तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ही पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट में ही थर्ड आता है, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू 20 लाख। मतलब मैं लिखूं यहाँ पर, लिख ही देती हूँ, कौन से पर्सन मेकिंग interstate taxable supplies of notified हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट पता है ना, हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से जो भी बनाते हैं, हस्तशिला कहते हैं उनको, गुड्स अप टू ₹20 lakhs। ठीक है, लेकिन ये बात का ध्यान रखना, अगर वो नोटिफाइड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिख रहे हो हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं, क्वेश्चन में आ सकता है सिर्फ और सिर्फ हैंडीक्राफ्ट लिखा हुआ, नोटिफाइड नहीं लिखा हुआ, तो आपको बेटा लेना ही पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, तो नहीं होगा अगर 20 लाख से ऊपर हुआ तो। ठीक है, तो पर्सन जो इंटरस्टेट अगर वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है नोटिफाइड गुड्स की, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, तो वो 20 लाख तक है, तो इट्स ओके, जीएसटी नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद एक डी भी है। ठीक है, वो कहाँ लिखूँ मैं, ठीक है, डी एक और है यार, कहाँ लिखूँ मैं, आई विल राइट इनके माथे पे डी वाला पॉइंट। ठीक है, डी करके लिख दूँ क्या, लिख देती हूँ, कैजुअल टैक्स पर्सन मेकिंग, बहुत बड़ा बड़ा लिखा गया यार, मेकिंग interstate taxable ठीक है, क्या लिखा मैंने, जो कैजुअल टैक्स पेयर्स होते हैं, अभी कैजुअल टैक्स क्या आपको ये भी नहीं पता, कैजुअल टैक्स पेयर्स होते हैं, एक आगे पर्सन आएगा, कैजुअल टैक्स पेयर्स सीटीपी बोलते हैं जिनको, कैजुअल टैक्स पर्सन्स जो इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करते हैं नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, वो भी 20 लाख तक अगर वो करते हैं, ठीक है, तो वो भी
उनको भी क्या देने की ज़रूरत नहीं है, जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने अभी कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी, कौन कौन से मतलब पॉइंट्स पढ़े, पर्सन फॉर नॉट लाइबल, है ना, कौन कौन से पढ़ लिए हमने। देखो, एक तो हमने क्या पढ़ा, होली एग्जाम नॉन टैक्सेबल। ठीक है, होली एग्जाम्प्टेड नॉन टैक्सेबल है। इनका अगर हमें एग्जाम्पल लेना हो अगर समझने के लिए, तो क्या लेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, मधुर ऑयल्स पंजाब इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन सप्लाइंग पेट्रोल। एक्सक्लूसिवली किसके लिए है वो, पेट्रोल के लिए। पेट्रोल क्या है हमारा, नॉन टैक्सेबल है, क्या है वो, एग्जाम्प्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मधुर ऑयल is not liable for registration as it is engaged exclusively in supplying goods not liable to tax। इस पे टैक्स लगता ही नहीं है, पेट्रोल पे लगता ही नहीं है, यानी कि वो इसमें आगे होल एग्जाम्प्ट नॉन टैक्सेबल पे। ठीक है, और आगे क्या है, एग्रीकल्चरलिस्ट है। एग्रीकल्चरलिस्ट का अगर मेरे को एग्जाम्पल देना हो तो मैं क्या बोलूँगी, सपोज एक हमारा एग्रीकल्चरलिस्ट है जो एंगेज इन कल्टिवेशन ऑफ वीट, ठीक है, पंजाब में, मान लो देशबंधु is an agriculturalist engaged in cultivation of wheat in his field in the state of Punjab. He was exclusively engaged in supply of wheat cultivated in his field in the previous year. ठीक है, प्रीवियस ईयर में वो पूरा अपना वीट कल्टिवेट ही करता था। अब नाउ ही वॉज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज ही वॉज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड। लेकिन अब क्या हुआ, करंट ईयर में क्या हुआ, तो प्रीवियस ईयर तब तो उसको जीएसटी में लाइबल नहीं था। अब करंट ईयर में क्या हुआ, इन करंट ईयर ही डिसाइड टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन प्री पैकेज्ड एंड लेबल पफ्ड राइस। ठीक है, कि वो पहले से लेबल करके एक पफ्ड राइस का पैकेट बनाएगा, उसके अंदर वो जो है क्या करेगा, उसको सेल करेगा, सप्लाइंग हिज व्हीट प्रोड्यूस। अपार्ट फ्रॉम सप्लाइंग हिज व्हीट प्रोड्यूस, हिज टर्नओवर इन द करंट ईयर इज 32 lakhs। अब उसका जो टर्नओवर बना वो कितना बना, 32 लाख का बन गया। नाउ फ्रॉम सप्लाई ऑफ वीट प्रोड्यूस, ये किसका बना, वीट प्रोड्यूस का, वीट से इसने जो कमाया वो इतना बना वीट, और 9 लाख रुपए इसने कमाए ट्रेडिंग ऑफ प्री पैकेज एंड लेबल पफ्ड राइस। ठीक है, नाउ सिंस ही इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ प्री पैकेज एंड लेबल पफ्ड राइस आल्सो ही इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 23 एनीमोर। अब नहीं, ये 23 में नहीं आएगा, अभी गुड्स और सर्विसेज की कर गुड्स की कर रहा है, साथ साथ में ये क्या बोलते हैं 32 लाख विच इज नॉट कवर्ड, यानी कि जो एग्जाम्प्ट है एग्रीकल्चर वाला, उससे अलावा अब ये साथ में जो टैक्सेबल वाला है उसका भी कर रहा है काम। तो now the threshold limit for the registration applicable to the person exclusively engaged in supply of goods in the state of Punjab। पंजाब के लिए कौन सा, यानी द स्टेट में आएगा, यानी थर्ड वाला आ रहा है, यानी 40 lakhs वाला आएगा इसमें। 40 lakhs में एग्रीगेट टर्नओवर इसका क्या माना जाएगा, हमने एग्रीगेट टर्नओवर देखना होता है, एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जेप्ट भी आता है, नॉन टैक्सेबल भी आता है, यानी 32 लाख प्लस 9 लाख विच इज 41 lakhs। 41 lakhs आ रहे हैं, यानी कि एक्सीड कर रहा है थ्रेशोल्ड लिमिट से, यानी ही विल बी लाइबल फॉर द रजिस्ट्रेशन। ऐसे होता है, ऐसे सॉल्व होंगे क्वेश्चन। नाउ एग्रीकल्चरलिस्ट वाला हो गया, होलसेल वाला, होल एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल वाला हो गया। नाउ पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अब आरसीएम का देखते हैं सबसे पहले। एक मनीकरण ट्रांसपोर्टर्स है, जीटीए में है। जीटीए क्या होता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, वेरी फेमस फॉर आरसीएम। ठीक है, जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, बहुत बार नाम सुनोगे इसका आरसीएम चैप्टर में भी और वैसे भी। जीटीए ये क्या करती है कंपनी, मतलब जनरली बता रही हूँ, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अब एक वैसी मनीकरण ट्रांसपोर्टर्स है जो कि जीटीए है, यानी मनीकरण ट्रांसपोर्टर्स इज द जीटीए, यानी कि वो गुड्स ट्रांसपोर्ट करती है, एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग जीटीए सर्विसेज। जो क्या देती है, खाली जीटीए सर्विसेज देती है, उसके अलावा कोई काम नहीं करती वो। ठीक है, जो कि क्या है, लाइबल टू टैक्स अंडर आरसीएम, जो कि आरसीएम के अंदर टैक्स देती है, यानी कि वो टैक्स नहीं देती है, उसके कस्टमर्स टैक्स देते हैं। सिंस टैक्स इज बीइंग पेड ऑन जीटीए सर्विसेज, क्योंकि जीटीए सर्विसेज पे टैक्स जो है वो लगता है एट द रेट 5%। तो मनीकरण है वो, उसके पास ऑप्शन था कि वो जीएसटी जो है खुद से दे। ठीक है, जीटीए के पास हमेशा ऑप्शन रहता है कि वो खुद से भी दे सकते हैं कि वो, या फिर अपने कस्टमर से भी दिलवा सकते हैं, लेकिन उसने जीटीए ने ऑप्ट नहीं कर रखा था। ऑप्ट नहीं कर रखा था यानी जीटीए खुद नहीं देता था, वो कस्टमर को बोलता था अपने कि तुम पे कर दो, तो उसके कस्टमर्स पे करते थे, यानी ये आरसीएम में ही चल रहा है।
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चल रहा है, यहाँ पे कस्टमर पे करता है जीएसटी गवर्नमेंट को। तो दस इट इज एग्जाम फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन, क्योंकि एंगेज एक्सक्लूसिवली इन मेकिंग सप्लाईज। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो सप्लाईज दे रहा है, किसमें दे रहा है, आरसीएम में दे रहा है। यहाँ पे आरसीएम सप्लाईज की है, ठीक है, सप्लाई कर रहा है, आरसीएम सप्लाई कर रहा है टैक्स ऑन विच लाइबल टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ठीक है। अगर तो फर्दर मनीकरण ट्रांसपोर्टर सप्लाईज सेट सर्विस टू दिवाकर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट। अब क्या हुआ, ये थोड़ा आरसीएम का केस और फर्दर बढ़ रहा है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा अच्छे से। देखो समझाने की कोशिश करती हूँ। आपको जो जीटीए वाला है, ठीक है, जो जीटीए है आपका मणिकरण वाला, उसने अब क्या किया, पहले तो क्या किया था उसने, नॉर्मली उसने ऑप्ट नहीं किया था आरसीएम वाला, उसने आरसीएम में ही कस्टमर को दे दिया, और कस्टमर को नाउ जीएसटी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है, इसको कोई देने की जरूरत नहीं है। तो ये तो आपका केस हो गया कि यहाँ पे जीटीए को वो लाइबल नहीं है फॉर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि उसको देना ही नहीं है पूरा का पूरा, और किसी से उसका लेना देना नहीं है, क्योंकि वो पूरा एक्सक्लूसिवली क्या बोलते हैं जीटीए वाला काम करता है, इसलिए। अब क्या हुआ, दूसरे केस में बोल रहा है ये कि जो जीटीए है ना, हमारा जो ट्रांसपोर्टर है हमारा मणिकरण, वो जो है दिवाकर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड को, मान लो एक बिजनेस को क्या दे रहा है, जीटीए सर्विसेज दे रहा है, लेकिन जो बिजनेस है ना उसकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं करती थ्रेशोल्ड लिमिट से, उसके अंदर है, यानी कि उसने क्या नहीं कर रखा होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा होगा, डायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है। अगर थ्रेशोल्ड से नीचे, यानी उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा होगा जीएसटी में, वॉलंटरी भी नहीं करा रखा होता, अगर गिवन होता वॉलंटरी तभी वॉलंटरी मानते, नहीं तो हम यही एज्यूम करते कि रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा होगा उसने, ठीक है। अब सिंस दिवाकर मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैज टू पे टैक्स ऑन जीटीए सर्विसेज अंडर आरसी, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, जीटीए तो माना नहीं, जीटीए तो माना नहीं। हाउ एवर सिंस दिवाकर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि जो बिजनेस है, सिंस बिजनेस जीटीए लेके चलते, सिंस जो बिजनेस है हैज टू पे टैक्स ऑन जीटीए सर्विसेज, उसको देना पड़ेगा टैक्स आरसीएम में। इट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरली रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स एग्रीगेट टर्नओवर। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि उसका थ्रेशोल्ड नहीं था, यानी कि उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं थी, लेकिन उसको यहाँ पे जीटीए की वजह से देनी पड़ रही है। तो देख रहे हो जीटीए इतना ढीठ होता है, मतलब एक तरीके से याद करने के लिए वन वर्ड, जीटीए ढीठ होता है कि जो बिजनेस है उसको ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्या देने के लिए, गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ेगा, यानी कि कस्टमर से दिलवाएगा जीटीए। अगर उसने ऑप्ट कर रखा होता तो वही देता, अब यहाँ पे ऑप्ट ही नहीं कर रखा, तो जो बिजनेस है उसको कंपल्सरी लेना पड़ेगा, चाहे उसका एग्रीगेट टर्नओवर ज़्यादा ना हो, एक्सीड ना किया हो तब भी, ठीक है, ओके। नाउ और कौन से हमारे आरसीएम वाला हो गया, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज अप टू 20 लाख, ठीक है। इसमें हम एग्जांपल लें क्या, चलो ले लेते हैं कि एक कंपनी है हमारी जो कि दिल्ली में है, कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है, एक कंपनी है हमारी, कंपनी ले ली कोई सी भी, वो दिल्ली में, जो कि एंगेज इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स फाइन इन द नेबरिंग स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, यानी कि जो दिल्ली है, दिल्ली से कंपनी जो है सामान टैक्सेबल गुड्स को भेजती है हरियाणा में और पंजाब में, ठीक है, हरियाणा पंजाब में बेस है, उसका एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर का 10 लाख, एग्रीगेट टर्नओवर यानी कि पंजाब और हरियाणा दोनों को मिला के उसकी सेल्स बन रही है 10 लाख, ठीक है। ना सिंस इट इज एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि इंटरस्टेट है ऑब्वियसली, दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं, दिल्ली से पंजाब जा रहे हैं इंटरस्टेट में, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरली जीएसटी देना पड़ेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर बिना देखे कि 10 लाख है, जितना है चाहे 1 लाख ही हो, वो इंटरस्टेट दे रही है, इंटरस्टेट दे रही है, यानी कि उसको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। लेकिन 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 अगर वो टैक्सेबल सर्विसेज देती इंस्टेड ऑफ गुड्स, मैंने यहाँ पे क्या बोला, गुड्स दे रही है, लेकिन वो गुड्स ना दे के क्या देती, सर्विसेज देती, ठीक है। कोई सी भी कंपनी अगर सर्विस दे रही है, मान लो इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विस दे रही है, कंसल्टेंसी की सर्विसेज दे रही है हरियाणा पंजाब, और उसका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख ही है, ठीक है, 10 लाख ही है, तो उसका हम देखेंगे थ्रेशोल्ड, तो हमें थ्रेशोल्ड देखना पड़ेगा। गुड्स में हमें कोई चक्कर नहीं है, गुड्स में सीधा मारो कि हमें जो है लाइबल चाहिए, बट सर्विसेज में हम देखते हैं कि अगर वो 20 लाख, क्योंकि पंजाब में तो इसलिए हम 20 लाख देख रहे हैं, तो पंजाब में क्योंकि वो थर्ड वाले पे आते हैं तो 20 लाख देखते हैं सर्विसेज के लिए, तो वही अगर 20 लाख से ज़्यादा हो जाता है सर्विस तो वो लाइबल है, अगर 20 लाख के अंदर अंदर है, जो कि यहाँ पर है भी क्योंकि 10 लाख की बन रही थी, तो यहाँ पर वो एलिजिबल नहीं है फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। नाउ थर्ड आपका है
कि इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स जिनके अगर 20 लाख के अंडर है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लो एक हमारी कंपनी है अरीजा प्राइवेट लिमिटेड जो कि मध्य प्रदेश में सप्लायर है टैक्सेबल और नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की कंपनी इन एमपी, जो कि क्या काम कर रही है, किस किस का काम कर रही है, एक तो टैक्सेबल का भी कर रही है, टैक्सेबल का भी कर रही है प्लस नोटिफाइड लिखा गया ना, हैंडीक्राफ्ट गुड्स का कर रही है। ठीक है, ओके। सप्लाई करते हैं अपने गुड्स को नेबरिंग स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में। कहाँ कहाँ दे रही है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी दे रही है, उड़ीसा में भी दे रही है। ठीक है, दे दिया उसने उड़ीसा में, उड़ीसा। ठीक है, तो इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज 15 लाख। अब उसका जो एक मंथ में 15 लाख का टर्नओवर बन रहा है। ऑल्दो अरीजा प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स। एक तो टैक्सेबल है, ऊपर से इंटरस्टेट है, तो कायदे से तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बोल देना चाहिए भाई रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वो कर किसका रही है, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, जो कि 20 लाख से कम है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ऑल्दो it is engaged in making interstate supplies of taxable good, but it is not liable to obtain registration till its aggregate turnover does not exceed 20 lakh, as it is availed the exemption from the registration under notification ITA of the handicraft goods। ठीक है, अब एक और कौन सा, कैजुअल टैक्स पेयर की बात कर रहे थे हम, कैजुअल टैक्स पेयर्स। ठीक है, कैजुअल टैक्स पेयर्स में क्या था हमारा, कैजुअल बेटा जो कैजुअल टैक्स पेयर होता है ना हमारा, सीटीपी होता है, उसको ना कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है, लेकिन उसकी ना कुछ एग्जम्पशंस होती है जिसके अंदर ना नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स भी आते हैं। अगर वो सर्विसेज दे रहा है, इंटर टैक्स सप्लाई कर रहा है नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड की, तो वहाँ पे वो एग्जाम्प्ट होता है, वहाँ पे उसको कोई भी जरूरत नहीं होती रजिस्ट्रेशन लेने की। ठीक है, और इसमें नोटिफाइड प्रोडक्ट की अगर वो सप्लाई कर रहा है तो भी जरूरत नहीं होती है उसको, ठीक है, लेने की। when made by craftsmen predominantly by hand even though some machinery may also be used in the process। ठीक है, कंडीशन से कुछ फुलफिल करनी पड़ती है सीटीपी को, अगर उसको यहाँ पे जैसे हैंडीक्राफ्ट गुड्स अगर वो बेच रहा है, कर रहा है, और वो इंटरस्टेट भी जा रहा है, लेकिन फिर भी उसको कुछ ना कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है, तभी वो ये एग्जाम्पशन ले सकता है, नहीं तो नहीं। कौन कौन सी होती है, सबसे पहली कि उसने बेनिफिट लिया किस चीज़ का, उसने बोला भाई हाँ मैं बेनिफिट ले रहा हूँ उस नोटिफिकेशन का, जिसमें हैंडीक्राफ्ट ग्रुप में 20 लाख से ज़्यादा होगा तभी मैं जीएसटी दूंगा, नहीं तो नहीं। सेकेंड, उस पर्सन ने ऑब्टेन कर रखा होगा एक पैन, उसके पास पैन कार्ड होगा, ठीक है, और उसने ई वे बिल भी जनरेट कर रखा होगा। ई वे बिल क्या होता है भी आगे चैप्टर में आएगा, वैसे एक बिल होता है ई वे बिल, जिसकी वजह से जो गुड्स है वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इधर उधर। मतलब अगर वो बिल नहीं हुआ तो बीच में जो चेकर्स होते हैं वो रोक लेंगे, वो आगे जाने नहीं देंगे आपके गुड्स। ठीक है, और जो एग्रीगेट वैल्यू है वो 20 लाख तक ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और 10 लाख अगर वो कौन सी स्टेट्स में हो, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में हो, कहाँ कहाँ पे MNT, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा में हो तो 10 लाख ही माना जाएगा, नहीं तो 20 लाख फॉर रेस्ट ऑफ द इंडिया। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर द डे। उसके बाद जो हमारे कॉन्सेप्ट्स बचे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतने प्रोसेस कर लो, दैट इज इनफ फॉर दिस वीडियो। जो कि है हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर दिस वीडियो इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, जो कि है सेक्शन 24, जिसके अंदर बंदे को कोई छूटापाट नहीं करनी है। उसका मतलब ये है कि आपको चाहे कुछ भी हो आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे आप थ्रेशोल्ड से कम हो ज़्यादा हो, हमें नहीं मतलब। अगर जो हमारी चीज़ें हैं जो हम फुलफिल कर दी, या जो जो पर्सन को बोला गया है कि आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है, मतलब लेना है, यू कांट से नो। ठीक है, एज वी हैव सीन जो सप्लायर है वो लाइबल होते हैं रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी के लिए स्टेट में, यूटी में, फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ओनली इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट। है ना, कि अगर एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट हुई तो ही। लेकिन सर्टेन केसेस जहाँ पे सप्लायर मैंडेटली रिक्वायर्ड होता है रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने के लिए रिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटम ऑफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर, चाहे जितना मर्जी उसका एग्रीगेट टर्नओवर हो। तो these are the cases wherein the supplier is compulsory required to obtain the registration even though his aggregate turnover does not exceed the applicable threshold limit। तो हम कौन से सेक्शन में पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 24 में। we will read it down। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ना एक आइस टोर्नाडो करके आपको मेमोरी ट्रिक दे रखा है, लेकिन मैं आपको नंबर वाइज बताऊंगी, वैसे सेक्शन नंबर वाइज, लेकिन फिर हम सीखेंगे आइस टोर्नाडो, क्योंकि आपको तो जनरली सीखना है, आपको तो 1 by 1 जरूरत नहीं है, तो आप इससे भी सीख सकते हो, लेकिन मैं आपको
वैसे बताते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास है पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। तो ये फर्स्ट पे ही आ गया। चलो, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई मेकर्स जो इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं, चाहे आपकी थ्रेशहोल्ड 10 रुपये हो। तो एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ जस्ट, ठीक है। अगर आपकी इंटरस्टेट सप्लाई मेकर है, वो आप इंटरस्टेट अगर आप सप्लाई कर रहे हो टैक्सेबल गुड्स की या सर्विसेज की, देन यू आर लाइबल टू रजिस्टर योरसेल्फ कंपल्सरीली अंडर जीएसटी, ठीक है। इसमें क्या है, हाउएवर द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹20 लाख, ₹10 lakh in case of MNTP is available in case of interstate supply of taxable services and of notified handicraft goods, ठीक है। यहाँ पे क्या आपको याद दिला रहे हैं कि यहाँ पे कुछ हमारी एग्जाम्पशंस भी दी गई थी। इंटरस्टेट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹20 लाख, ठीक है, मानी जाएगी। अगर आपकी क्या है 20 लाख किसके लिए थी, सर्विसेज के लिए थी, टैक्सेबल सर्विसेज इंटरस्टेट कर रहे हो तो, और 10 लाख अगर MMNT है तो, ठीक है, MMNT है तो, ओके। ये आपकी थी। तो अगर इससे बाहर जाते हो तो आपको देना ही है, और बाकी अगर गुड्स हैं या MMNT के अलावा है तो आपको जो है फिर लाइबल हो आप पे करने के लिए। मैं एक बार बता देती हूँ, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, यू हैव टू कंपल्सरी रजिस्टर योरसेल्फ अंडर जीएसटी, लेकिन थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹20 लाख और 10 lakhs फॉर MMNT इज अवेलेबल इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज एंड ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड। नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड का कितना, 20 लाख रुपीज का, राइट। उसके बाद सेकेंड आता है CTP, योर कैजुअल टैक्स पेयर्स मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज। इसमें भी वही है कि कैजुअल टैक्स पेयर्स जो टैक्सेबल सप्लाईज करते हैं। अब थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख की है, 10 लाख की स्पेशल लिमिट उसमें है, क्या बोलते हैं, सॉरी, स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट्स के लिए MMNT के लिए कौन से 10 लाख, बाकी कितने के लिए 20 लाख, ठीक है। अगर वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं 20 लाख से ज़्यादा हैं तो ही यू आर लाइबल फॉर, ठीक है, तब कंपल्सरी लाइबल हो जाएगा। हैव अ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹20 लाख, ₹10 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी में स्टेट्स ऑफ मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड इज अवेलेबल इन केस ऑफ CTP, जो कि इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। किसकी CTP, ये है कि गुड्स की नहीं, किसकी होनी चाहिए, हैंडीक्राफ्ट गुड्स की होनी चाहिए। गुड्स तो लेकिन हैंडीक्राफ्ट वाले, बाकी सारे गुड्स के लिए तो लाइबल है, कैजुअल टैक्स पेयर है। अगर वो सोप की कर रहे हैं मान लो, तो यू आर लाइबल फॉर GST, किसी भी चीज़ कर रहे हो एक्सेप्ट हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ठीक है। नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन एज मेंशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपका आता है पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर RCM ऑन इनवर्ड सप्लाई। अगर वो RCM देखो दिया है ना, RCM गिरा, अगर वो RCM का बंदा है, मतलब उसको वो रिवर्स चार्ज में पे करेगा, ठीक है, तो उसको वो कंपल्सरीली लाइबल होगा। जैसे मैंने अभी पहले एग्जांपल दिया कि वो जो बिजनेस था बेचारा, वो थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर ही था, उसको कोई भी जरूरत नहीं थी, लेकिन वो GTA से उसने पंगा ले लिया, GTA से उसने सर्विसेज ले ली, जो कि उसने मना कर दिया था कि मैं तो ऑप्ट नहीं कर रहा कि मैं GST दूंगा, मेरे तो कस्टमर ही जो है वो GST देगा। तो भाई बिजनेस को फिर कंपल्सरीली अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ गया GST में। तो वही दे रखा है कि अगर आप RCM में कर रहे हो तो आपको कंपल्सरी लेना पड़ेगा, ठीक है। हाउएवर पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई, टैक्स ऑन व्हिच इज लायबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। लेकिन कौन एग्जाम्प्ट है, अगर जो पर्सन है वो आउटवर्ड सप्लाईज कर रहा है, ठीक है। इसने तो इनवर्ड सप्लाई ली थी बिजनेस वाले ने, इसलिए इसको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर देखो जैसे GTA की जगह अगर हम कोई और लेके चलते हैं, ठीक है, मान लो GTA ले लिया, उसने आउटवर्ड सर्विसेज ली, ले रहा है एक्सक्लूसिवली आउटवर्ड सर्विस ले रहा है, और उसको RCM में ही दे रहे हैं इसके कस्टमर्स देखिए, तो इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फोर्थ आता है NRTP कौन से होते हैं, ये रहे, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो रेसिडेंट नहीं है इंडिया के लेकिन फिर भी वो टैक्सेबल पर्सन है, उनको कंपल्सरी क्या करना पड़ता है, GST में रजिस्टर कराना पड़ता है। इनको तो आप पूछ नहीं सकते क्यों, क्योंकि ये बाहर के हैं, बाहर वालों को तो GST रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी लेना पड़ेगा, चाहे आप गुड्स कितने का भी बेच रहे हो, सर्विस कितने का बेच रहे हो, कहीं पे भी बेच रहे हो इन इंडिया, आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही कंपल्सरी है। उसके बाद E-कॉमर्स की बात करते हैं। E-कॉमर्स यानी ECO, ये अदर सप्लाइंग थ्रू ECO,
ECU, यहाँ ये ना ई कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट, नहीं नहीं नहीं, ये चलो ECO के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक ये भी है, एक ये भी है। ECO होता क्या है पहले तो, ई कॉमर्स ऑपरेटर, इसके मैं एग्जांपल दे दूंगा, आप समझ जाओगे ECO क्या होता है। फॉर एग्जांपल ओला, फॉर एग्जांपल उबर, फॉर एग्जांपल जोमेटो, फॉर एग्जांपल स्विगी, फॉर एग्जांपल कुछ भी ऐसा ले लो जिसके बीच में कोई एक ऑपरेटर आता हो। सपोज मैंने फॉर एग्जांपल लिया जोमेटो, जोमेटो बीच में आता है, एक मिडिल मैन की तरह काम करता है, ये हमारे हम कस्टमर हैं, ये रेस्टोरेंट है, राइट, ये रेस्टोरेंट को और कस्टमर्स को एक जगह पे लेके आता है, तो दैट इज योर ECO, ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो ऑनलाइन कॉमर्स करता है, काम करता है। ये रेस्टोरेंट वाले, और ये अब मैंने यहाँ पे ओला भी बोला था, ओला क्यों बोला, ये बीच में ECO की तरह काम करता है। ये जो ड्राइवर्स होते हैं और जो राइडर्स होते हैं, नहीं क्या बोलूँगी इनको मैं, जो भी इनके कस्टमर्स ही मान लो, कस्टमर्स को साथ में लेके आता है, एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे हम ऑपरेट कर सकते हैं, राइट, दैट इज योर ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। इसमें क्या है, जिसको तो एक तो है कि भाई TCS दे रहा हूँ, TDS TCS होते हैं ना, टैक्स डिडक्टेड सोर्स, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ठीक है, TDS TCS होते हैं, उनको जिनको कलेक्ट करना है at section 52 ECO, ECO means any person, ठीक है, अगर डेफिनेशन आपको जाननी है ECO क्या होता है, ECO means any person who owns, operates और manages digital और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए जो क्या संभालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी को, प्लेटफॉर्म को, और डिजिटल को मैनेज करता है, डिजिटलाइज करता है और ऑपरेट करता है अपने आप, वो होता है ECO, ठीक है। Person who supply goods or services other than supply specified in the section 9(5), इसका सेक्शन होता है 9(5), ठीक है, 9(5) is for ECO, ठीक है। Section 52 is of ECO. Through such ECO who is required to collect tax at source under Section 52, however, threshold limit of 20 lakh 10 lakh के लिए MMNT is available in case of supplier supplying services through ECO. ECO क्या देता है, सर्विसेज, ठीक है, और इन सर्विसेज के लिए भी वही सेम जो 20 लाख वाली और जो 10 लाख वाली है फॉर MMNT, और बाकी रेस्ट के लिए 20 लाख वो अवेलेबल, ठीक है। ये हो गया ई कॉमर्स ऑपरेटर का आपका। नाउ TCS जो कलेक्ट करता है वो, उसके बाद अब बात करेंगे हम पर्सन हुआ रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट अंडर सेक्शन 51। 52 किसका है, TCS का, 51 किसका है, TDS का। टैक्स डिडक्शन डिडक्टर्स अंडर सेक्शन, जिसको डिडक्ट करनी होती है टैक्स, उसके लिए भी वो पर्सन को भी कंपल्सरी रिक्वायर्ड है कि आप GST लो, ठीक है। और कौन, पर्सन हु मेक्स टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स सर्विसेज बोथ ऑन बिहाफ ऑफ टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एन एजेंट और अदरवाइज, चाहे वो एजेंट की तरह काम करे चाहे कैसे भी काम करे, अगर उसका मालिक यानी बोल सकते हैं प्रिंसिपल अगर टैक्सेबल है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए और कराना पड़ता है। एजेंट सप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। पर्सन हुआ रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95 इसका ई कॉमर्स ऑपरेटर का, जिसको रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन स्पेसिफाइड सर्विसेज, जिसको क्या करना पड़ता है, स्पेसिफाइड सर्विसेज पर टैक्स देना पड़ता है, अदर सप्लाइंग थ्रू ECO, ठीक है। और क्या है, और हमारा आता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जिनको, या डाटा एंट्री इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, चाहे वो सेपरेटली रजिस्टर्ड हो इस एक्ट में नहीं हो, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स शुड ऑल्सो बी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। डेटा एंट्री के या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं, ISD जिनको बोलते हैं, उनको भी हमें क्या कर लेना चाहिए, रजिस्टर करा लेना चाहिए अपने आप को। फिर है OIDAR वाली सर्विसेज, OIDAR ऑनलाइन, ठीक है, देखो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल इज योर OIDAR। तो इसे OIDAR याद कर लो, वही बहुत है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल, ठीक है। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन या डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल, इसमें केस एवरी पर्सन सप्लाइंग OIDAR सर्विसेज, जो ये देता हो सर्विसेज, इसकी सर्विसेज देता हो, ठीक है। OIDAR सर्विसेज सप्लायर्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर वो बाहर के देश के हैं, ठीक है, आउटसाइड इंडिया टू अनरजिस्टर्ड पर्सन,
देते हैं अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, जो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, दैट इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, यूआरपी कहते हैं उनको, और आरपी से रजिस्टर्ड पर्सन, शॉर्ट फॉर्म के लिए, वैसे कुछ वो नहीं है स्पेसिफिकली, बस बना दिया गया यूज़ करते करते यूआरपी आरपी। तो देखो अगर मान लो हमने जर्मनी की एक कंपनी से OITAR सर्विसेज ली, ठीक है, हमने किसने ली, सपोज करो राहुल ने ली, हु इज़ अ URP। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी, ठीक है, ओके। तो एवरी पर्सन जो सप्लाई करो डियर सर्विसेज फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, देन यहाँ पे किसको, इस वाली कंपनी को इंडिया के अंदर जीएसटी में रजिस्टर कराना इज इम्पोर्टेंट। नाउ सच अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एज विल बी नोटिफाइड विद द गवर्नमेंट और रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, ठीक है, यानी यहाँ पे गवर्नमेंट बोलेगी वहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, कराना पड़ेगा, ठीक है। अदर सप्लाइंग थ्रू ईसी हो गया, और भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे अदर्स लिखते हैं, अदर सीधा कि अदर जो भी अगर गवर्नमेंट ने बोला या रिकमेंड किया काउंसिल ने उसके बारे में। तो हमारे पास कितने हो गए टोटल, 10 दे रखे हैं इसमें टोटल, वैसे 11 है, 11th वाला यही है जो नहीं दे रखा है, विच इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम इससे आराम से याद कर सकते हैं, आइस टोर्नाडो इंडस्टेट सप्लाई हो रही है, CTP, ठीक है, ई फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर जो TCS कलेक्ट करते हैं, टोर्नाडो में T फॉर TDS डिडक्टर, O से OIDR वाली सर्विसेज, R फॉर RCM वाली, N फॉर NRTP, ADO, A फॉर योर एजेंट सप्लाइंग ऑन बिहाफ, D फॉर डेटा एंट्री वाले या ISD बोलते हैं, O वाले हैं अदर सप्लाइंग थ्रू EC, और यहाँ पे वो भी लिख सकते हो कि अदर रिकमेंडेशन जो भी देती है गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। और एक एक्सेप्शन क्या है जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, दैट कैजुअल टैक्स पर्सन्स मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज जो करते हैं नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, वो एग्जाम्प्ट होते हैं कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन से अगर उनकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख तक होती है। तो ये तो हमने पढ़ाई था, राइट। देखो एक बार रिवाइज कर लें फटाफट से, हमने कितना पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है हमने। तो रजिस्ट्रेशन रेट जीएसटी जो फंडामेंटल प्रोसेस है जिसमें जो पर्सन है वो रिकॉग्नाइज हो जाता है, रिकॉग्नाइज टैक्स पेयर बन जाता है कि हाँ भाई हम भी टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स है एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स नहीं होता। डायरेक्ट टैक्स इज योर इनकम टैक्स, इट प्रोवाइड्स स्टैट्यूटरी लीगल स्ट्रक्चर जो सीमलेस फ्लो देता है क्रेडिट की थ्रू इकोनॉमिक सप्लाई चेन। ये पैन बेस्ड आइडेंटिफिकेशन होता है, हमने पढ़ाई जिसमें पैन कार्ड हमें चाहिए होता है, सेपरेट स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होती है, जीएसटी से स्टेट सेंट्रिक डेस्टिनेशन टैक्स। और टैक्सेबल पर्सन क्या होता है हमारा, टैक्सेबल पर्सन क्या है, कोई भी जो भी रजिस्टर्ड है या फिर लीगली लाइबल है रजिस्टर होने के सेक्शन 22 में और 24 में CGST एक्ट में। इनपुट टैक्स क्रेडिट इंजन क्या होता है, अनरजिस्टर्ड एंटिटीज कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी, जो अनरजिस्टर्ड है भाई, अगर तुम अनरजिस्टर्ड हो, तुमने जीएसटी में करे ना कर, तुम आईटीसी कहाँ से ले लोगे, तुम क्रेडिट कहाँ से लोगे फिर, ठीक है। तो नोर कैन दे क्लेम आईटीसी ऑन देयर बिजनेस परचेजेस, और नहीं अगर उन्होंने कुछ खरीदा है तो उस पर भी वो आईटीसी नहीं ले सकते, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एक्ट एज अ पास थ्रू मैकेनिज्म टू क्लियर आउट कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट, अगर तुम्हें कैस्केडिंग इफेक्ट जो डबल टैक्स ऑन टैक्स उसको हटाना है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन लेने के बाद ही आपको इनकम टैक्स क्लेम मिलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है हमने पढ़ाई, एग्रीगेट टर्नओवर टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जाम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट इंटरस्टेट सप्लाई सबको ले लेते हैं, किसको नहीं लेते वो भी पढ़ा था। फिर इसके बाद कैजुअल टैक्स पेयर्स कौन से होते हैं, देखो पर्सन जो ओकेजनली कैजुअली, ठीक है, ओकेजनली अंडरटेक करता है ट्रांजेक्शन को, कभी कभी करता है, हमेशा नहीं करता है, इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स, चाहे वो गुड्स हो सर्विसेज हो या दोनों हो, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वेदर एज ए प्रिंसिपल, चाहे वो प्रिंसिपल के लिए एक्ट करे, एजेंट की तरह एक्ट करें या किसी और कैपेसिटी में करे, इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर दे हैव नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, उनका कोई भी फिक्स प्लेस नहीं होगा बिजनेस का, तब इनको क्या बोलते हैं, CTP कैजुअल टैक्स पेयर टैक्स पर्सन। NRTP कौन सा होता है, नॉन रेसिडेंट जो ओकेजनली अंडरटेक करते हैं ट्रांजेक्शन को, सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज या दोनों को, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, लेकिन वो कैसे एक्ट कर सकते हैं, प्रिंसिपल की तरह, एजेंट की तरह, कोई भी घर में, लेकिन उनका भी कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता, या रेसिडेंस नहीं होता इंडिया में। देखो सेम डेफिनेशन है दोनों की, बस यहाँ पे क्या क्या रेसिडेंस इन इंडिया वो भी नहीं होते। एग्रीकल्चरिस्ट कौन होते हैं, वो इंडिविजुअल है HUF में जो अंडरटेक करते हैं कल्टिवेशन ऑफ लैंड खुद के लेबर से, फैमिली लेबर से या हायर्ड लेबर बन के, ठीक है। पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन कौन कौन होते हैं, 10, 20, 40, ठीक है। उसका माइग्रेशन का पढ़ा, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, अमालगमेशन, डी मर्जर, एक्सक्लूसिव एग्जेम्प्ट, हमने फिर किसका पढ़ा था, आइस टोर्नाडो, ठीक है, उससे हमने ये पढ़े कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन वाले। ये कौन सा है, पर्सन नॉट लाइबल, नॉट कौन से लाइबल नहीं है, जो पूरे एग्जाम की तरह
गुड्स और सर्विस कर रहे हैं, या नॉन टैक्सेबल सप्लाईज देख रहे हैं, एग्रीकल्चर लिस्ट है वो, स्पेशल नोटिफाइड कैटेगरीज जिनमें भी अंदर फर्दर थे, और आइस टोर्नेडो इसका था। ठीक है, that's it, your chapter is complete. Chapter is not completed, this is a part 1 of your chapter. तो chapter 9 ले लो आप CA इंटर का GST के लिए, या चैप्टर 2 या लेसन 2 ले लो GST फॉर DU। ठीक है, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी पार्ट 2 करेंगे। दिस इज ए पार्ट 1 ओके, थैंक यू।